और जैसे ही मंत्री जी अंदर आएंगे तो सभी को क्लैपिंग करके और उनका स्वागत करना है। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सभी क्लैपिंग करेंगे जो ज़बरदस्त, और जब भी अपनी जगह पर खड़े भी हो सकते हैं। हाँ जी, पहले उधर हाँ जी, आते ही पहले मंत्री जी उद्घाटन करेंगे उधर, फिर स्टेज के ऊपर आएंगे सर। अभी मंत्री जी आ रहे हैं, प्लीज़ अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और उनका ताली बजा करके स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री जी आ चुके हैं। माननीय मंत्री जी श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और श्री प्रवेश वर्मा जी सांसद हमारे बीच पधार चुके हैं, और अभी वो हमारे RSTC हॉस्पिटल का, जो कि 163 बेड का हॉस्पिटल है, ये एक फीता खोल करके उसका उद्घाटन करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि ताली से बजाते रहें ताकि हमें पता लगे कि हमारे हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है। तालियों से उनका स्वागत करते रहेंगे। ये एक ऐतिहासिक पल है राजनगरजबगढ़ की जनता के लिए कि एक RSTC ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है। सभी से अनुरोध है कि वे ताली बजाते रहें और एक नई जो दिशा है नजफगढ़ एरिया को वो देते रहें। माननीय जी बस अभी आ रहे हैं, स्टेज के ऊपर की तरफ आ रहे हैं। उद्घाटन हो चुका है, अब स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। माननीय मंत्री जी प्रवेश वर्मा जी सांसद हैं जो कि पश्चिमी दिल्ली के, वो भी उनके साथ आ रहे हैं। सभी का तालियों से स्वागत करें इनका। सभी से रिक्वेस्ट है ताली बजाते रहें, इनकी तालियों से स्वागत होता रहना चाहिए। तालियों से स्वागत करते रहें, तालियों से स्वागत करते रहेंगे। ऊपर आजा भाई, ऊपर आजा। शुरू करूं? ओके। माननीय मुख्य अतिथि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह सांसद पश्चिम दिल्ली, सह सचिव मिसिस रोली सिंह व अधिकारी गण, उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं भारत सरकार डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी, निदेशक RSTC CO हाइट्स, सभी महानुभाव, बुजुर्ग, युवा व मातृशक्ति को मेरा अभिवादन। मैं डॉक्टर सुनील सिंधु CMO RSTC अस्पताल के उद्घाटन समारोह में आए सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आज इस समारोह के साक्षी होंगे। सम्मानित सज्जनों, भारतीय परंपरा है कि प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ हम दीप प्रज्वलित करके करते हैं। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्य का प्रारंभ करें। किसी को भी बोलना है तो मना, किसी को अंदर आने नहीं देना। ठीक है, आप तो बैठिए ना।
मैं निदेशक महोदय से RSS नीचे पुलिस आप प्लीज सभी बैठ जाइए। मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है ये सभी प्लीज बैठ जाइए। आप प्लीज बैठ जाइए। मीडिया वालों से बार बार रिक्वेस्ट है ये इतनी भीड़ ना करें। आप बैठ जाइए प्लीज। सम्मानित सज्जनों, भारतीय परंपरा के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ हम दीप प्रज्वलित करके करते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री और सांसद श्री परवेश साहिब सिंह से अनुरोध करता हूं कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्य का शुभारंभ करें। ठीक है सर। बोलो। ये एक शुभ कार्य का प्रारंभ करते हुए RSTC की धरती है, ये नजफगढ़ की धरती है, जिन पे एक नया शुभ कार्य हो रहा है। एक नया हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, एक नई चीज का जन्म हुआ है जो कि एक नई दिशा देगा। RSTC A&M स्कूल के विद्यार्थियों को मैं गणेश वंदना के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप प्लीज आइए सर। हमारे क्षेत्र के कैर गांव के हमारे जिनको हम आदरणीय चेयरमैन साहब कहते हैं, खजान सिंह जी आ जाओ एक बार। आ जाओ खजान सिंह जी, एक बार आ जाओ जरा। यहाँ पे पगड़ी पहना दो मंत्री जी को। पगड़ी बांध मेरी तरफ से। कुछ नहीं, अभी शुरू करना है या नीचे? दीदी नीचे रख के करना ना, माइक नीचे कर लो भाई। यहाँ कोई नहीं, एक आदमी रो, सारे बाकी लोग साफ करें। यहाँ कोई नहीं चाहिए। डर लग रहा है, चुप रहे। अच्छा ये वाली दीदी, ये वाली जो कैमरे इसमें से आ रही है ना वीडियो, हमें कोई बताएंगे ना तो शुरू करना है। चुप रहे। दीदी स्टार्ट कर। दीदी स्टार्ट कर। बोल मत सर, नहीं दे रहा है। शुरू कर। बोल मत, नहीं दे रहा है। इधर वाला कर दो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे
धन्यवाद विद्यार्थियों। अब मैं डॉक्टर श्याम सुंदर हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट आरएसटीसी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। डॉक्टर श्याम सुंदर जी। अब मैं डॉक्टर सरिता सिंह सीएमओ आरएसटीसी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय सांसद जी महोदय का स्वागत करें। मैं श्री श्रेया गुप्ता आरएसटीसी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय निदेशक महोदय आरएसटीसी का स्वागत करें। धन्यवाद। माननीय एडिशनल डीजीएचएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को अनुरोध करता हूं कि वो माननीयों के औपचारिक स्वागत में अपने विचार रखें। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, अपर महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समक्ष मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि माननीय सांसद पश्चिमी दिल्ली आदरणीय श्री प्रवेश साहब सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के गणमान्य अतिथि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव, जो दुर्भाग्यवश हमारे बीच इस समय उपस्थित नहीं है, श्री सुधांशु पंत जी का भी उनकी अनुपस्थिति में मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक डॉक्टर जी कौशल्या, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर श्याम सुंदर, सभी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, विभिन्न विभागों संस्थानों से आए गणमान्य व्यक्तियों और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों एवं बच्चों का आरएसटीसी अस्पताल की तरफ से इस अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर तहे दिल से आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह पल आप सभी की सकारात्मक सोच, जागरूकता, मेहनत एवं लगातार प्रयास का फल है। आपका यह प्रयास और साथ आगे भी इस अस्पताल को मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और इसी विश्वास के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आज माननीय मंत्री महोदय जी ने श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा की उपस्थिति में इस अस्पताल का, जो कि 173 बेड का हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन किया। ये आरएसटीसी के लिए और नजफगढ़ के एरिया के लिए बहुत ही बड़ा और एक सराहनीय कदम है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये हॉस्पिटल इस पूरे एरिया का नंबर 1 हॉस्पिटल होगा। अब मैं जितना हॉस्पिटल अभी हमारा बना है उसकी कुछ वीडियो क्लिप आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो क्लिप दिखाएं। देश में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गत 9 वर्षों में भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य आधारित संरचना को मजबूत और सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया है। इसी का परिणाम है कि देश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार आपको समर्पित करता है आरएसटीसी अस्पताल नजफगढ़ नई दिल्ली। इस अस्पताल के आरंभ होने से नजफगढ़ एवं आसपास के 73 गांव को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस अस्पताल में भूतल तथा अन्य 3 मंजिलें हैं और 163 बेड की व्यवस्था की गई है। सामान्य वार्ड एवं ओपीडी के अलावा यहाँ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध हैं। भूतल पर रजिस्ट्रेशन फार्मेसी के साथ साथ गायनी-ओप्स, पीडियाट्रिक एवं ऑर्थोपेडिक ओपीडी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रथम तल पर
मेडिसिन वार्ड ओपीडी एवं प्रशासनिक विभाग स्थित है। द्वितीय तल पर 2 ओटी के अलावा लीको पीको की व्यवस्था है और तृतीय तल पर 2 अतिरिक्त ओटी एवं आईसीयू का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अस्पताल में भूतल पर जलपान गृह एवं प्रयोगशालाओं की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। दिल्ली की ग्रामीण जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना और लक्ष्य रहा है। इसको पूरा करने के एक कदम के रूप में आरएसटीसी अस्पताल का उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के कर कमलों से और माननीय सांसद पश्चिमी दिल्ली श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी की उपस्थिति में दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को संपन्न हो रहा है। धन्यवाद। अब मैं माननीय सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचारों से हमें कर्तव्य करें। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि माननीय सांसद के अथक प्रयासों से यह कार्य आज संपन्न हो रहा है। बिना इनके सहयोग से हम आज यहाँ पर नहीं बैठे होते, ये हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो सकता। आज बहुत बहुत हमें गर्व महसूस हो रहा है। माननीय साहिब सिंह वर्मा जी। ये आपकी 100 करोड़ वाली तालियां नहीं थी, जितने पैसे लगे होती तो ताली ढंग से बजा दो। मैं आज बहुत ही खुश हूं और इस खुशी के मौके पर मैं स्वागत करता हूं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का, जो आज यहां पर स्वयं अपने हाथों से इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। और इससे पहले अभी हम रास्ते में छावला गांव भी गए थे। उधर गांव में भी मंत्री जी ने अपनी आंखों से देखा कि वहां पर भी कुछ हमें सुविधाएं देने की जरूरत है। और उसके बाद में मैं अभी गाड़ी में बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। ये दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र है। इसको पहले भारी दिल्ली कहा जाता था। मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे, भारी दिल्ली के नाम से ये सीट को जाना जाता था। और ये सीट इतनी बड़ी थी कि आज वो एक सीट भारी दिल्ली में 3.5 लोकसभा है। इसका परिसीमन होने के बाद में एक इसमें उत्तर पश्चिमी दिल्ली बन गई, एक इसमें पश्चिमी दिल्ली बन गई, एक इसमें साउथ दिल्ली बन गई और इसकी 4 विधानसभा चांदनी चौक में चली गई। इतनी बड़ी सीट ये एक सीट हुआ करती थी। और इतनी बड़ी सीट होने के बाद भी जो सारा विकास होता था वो केवल शहरी क्षेत्र में होता था। मेरे पिताजी यहां से सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़े थे। उससे पहले समझौते में हम ये सीट को दिया करते थे। और आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि भारी दिल्ली में जो भी बड़े बड़े विकास के काम हुए, चाहे वो कॉलेज खुले हो, चाहे वो स्टेडियम खुले हो, चाहे वो सड़कें बनी हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर बने हो, चाहे सड़क निकली हो, यूरिया 2 बना हो, चाहे हमारा कन्वेंशन सेंटर भी हमारी भारी दिल्ली का हिस्सा है। और आज ये हॉस्पिटल जो बना है, या तो काम उस समय मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह जी ने करवाए थे या आपका बेटा ये काम करवा रहा है। ये आपकी 25 सालों की मांग थी। 2014 में इधर से मैं इलेक्शन लड़ा था तो आपने कहा था कि बेटा 2 काम
जो है हम तेरे जिम्मे लगा रहे हैं, 2 काम। और जब मैं भाषण देता था आप लोग मेरे वीडियो बना लेते थे कि बाद में दिखाएंगे इसको। तो एक काम आपने बताया था कि ढासा स्टैंड तक आपका मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, और एक काम आपने बताया था कि ये हॉस्पिटल हमें चाहिए। तो वो ढासा स्टेशन तक का भी आपका मेट्रो स्टेशन बन गया और ये हॉस्पिटल भी बन गया, मगर अभी हमारे काम नहीं रुके, अभी और भी काम होने हैं। इसलिए आज ये मैं मंत्री जी को कह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया, और ये हम सबका सपना था। 2014 में मैं सांसद बना, उसके बाद ही हॉस्पिटल के पीछे मैं पड़ गया था। हमारे केंद्र में सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने, उसके बाद में जेपी नड्डा जी बने, और उसके बाद में आप बने। तो मैंने कोई मंत्री नहीं छोड़ा, मैं सबके पीछे लगा रहा। हर रोज जो है आपके सचिव के पास जाता था, सबके पास जाता था। और एक दिन जब मैं नजफगढ़ में आया और एक मैं गांव में गया, गांव में मैंने देखा कि 24 साल की महिला की डेथ हो गई। मैंने उसके परिवार से पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि इसको बुखार हो गया था रात को। मैंने कहा बुखार में डेथ हो गई? कह रहे हाँ बुखार में डेथ हो गई, क्योंकि आसपास में कोई अस्पताल नहीं है। हमने सोचा सुबह लेकर जाएंगे एम्स में सफदरजंग में, क्योंकि ये जो द्वारका में खुले हुए प्राइवेट हॉस्पिटल, यहां पे तो लाखों रुपए लगता है, और वो सुबह के चक्कर में 24 साल की महिला की डेथ हो गई। वो दिन मैंने ये फैसला किया कि चाहे मैंने अपना कुछ भी करना पड़े, मैंने प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा और मैं ये हॉस्पिटल को मंजूर करा के आऊंगा। मैं उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के पास गया, उनको मैंने सारी बात बताई और अपने कुर्ते को आगे करके मैंने झोली फैलाई कि ये अस्पताल मेरे को भीख में दे दीजिए, मेरे को दान दे दीजिए। इस अस्पताल की हमारे गांव में, हमारे नजफगढ़ में बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट नहीं लगाए, उन्होंने अपने सचिव को फोन किया, नृपेंद्र मिश्रा जी को। आज भी मैं नृपेंद्र मिश्रा जी को याद करता हूं। मैं उनके ऑफिस गया, नृपेंद्र मिश्रा जी के ऑफिस गया, और उन्होंने मेरे को बैठते ही कहा कि तुम मुझे यह बताओ अस्पताल बनने से कितने लाखों लोगों को फायदा होगा। तो मैंने बताया, तो उन्होंने तुरंत ही फोन मिलाकर कहा इसकी फाइल भेजो, अगली मीटिंग में हम इसको पास करते हैं। आज ये इतना बड़ा हॉस्पिटल आपके सामने है। ऐसी चीज का जब भी उद्घाटन करते तो मन से आवाज आती है, भगवान करे इसकी जरूरत किसी को ना पड़े, ईश्वर करे कोई यहां पर ना आए, कोई बीमारी ना हो। मगर अगर कोई बीमार होता है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लाखों रुपए नहीं देना पड़ेगा। आपको भारत सरकार हमारा बनाया गया यह अस्पताल आपकी सेवा में समर्पित है, और यह उद्घाटन तो आज हो रहा है। हॉस्पिटल ये 15 मार्च से चालू हो गया था, आपको पता है। हॉस्पिटल ये चालू है, ऐसा नहीं कि उद्घाटन। तो बहुत सारे लोग कहते थे उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे, उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे। तो भाई उद्घाटन के लिए हमने हॉस्पिटल का काम नहीं रोका। हॉस्पिटल तो 15 मार्च से चालू है। और हमारी सरकार में मैंने एक और अजीब बात देखी है कि ये श्रेय नहीं लेते। अभी मैंने रास्ते में मंत्री जी को कहा कि आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, आपने अखबार में एक भी विज्ञापन नहीं दिया। मेरे को मंत्री जी ने कहा कि हम जितना पैसे विज्ञापन में दे देते, खराब कर देते, इससे अच्छा है उतने पैसे की इसमें और मशीन लग जाती और बेड लग जाता। मैं सोच रहा था दिल्ली में कहीं पे खोखा भी बन जाता है तो लोग ऐसे करोड़ों रुपए के विज्ञापन कर देते हैं। ये इतना बड़ा अस्पताल बना मगर अखबार में कोई भी भारत सरकार ने विज्ञापन नहीं दिया, क्योंकि हमारा विज्ञापन तो आप लोग हो।
आपने इसको अपनी आंखों से देखा, आप इसके अंदर जाकर देखिए, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा सरकारी अस्पताल है, आपको लगेगा कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं। तो ये मोदी सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और इसका उद्घाटन भी करती है, अपने कामों का उद्घाटन भी करती है। ये ऐसी हमारी सरकार है। और आपको यह भी ध्यान होगा, जब यह अस्पताल पास हुआ था तो कोई भी किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि इसका 3 बार पहले भी शिलान्यास हुआ था। तो हमारे गांव में कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो आपने कहा नहीं भाई, जब बिल्डिंग शुरू हो जाएगी तभी विश्वास करेंगे। मैंने भी आपको कहा था, मैं भी तब तक शिलान्यास नहीं करूंगा जब तक इसकी नींव नहीं खुद जाएगी, बेसमेंट की एक अपना छत नहीं पड़ जाएगी, तब तक मैं भी शिलान्यास नहीं करूंगा। और इलेक्शन से पहले इसकी पूरी नींव खुद गई थी, उसके बाद में हमने शिलान्यास का काम किया था और आज ये अस्पताल आपके सामने तैयार है। अगर बीच में 2 साल कोविड के ना खराब हुए होते तो यह अस्पताल 2 साल पहले ही तैयार हो जाता, मगर कोविड की वजह से काम नहीं हुआ। और काम आपको मालूम है एक कारण से और भी टला था। इसके अंदर में किस कारण से टल गया था इसका काम, बताओ जरा। क्या आप सोच सकते हो? यह बिल्डिंग का नक्शा जब बना था तो इसमें 4 पेड़ आ रहे थे, केवल 4 पेड़ आ रहे थे। हमने जब लिखा दिल्ली सरकार को, हमको परमिशन दे दी जाए कि 4 पेड़ को शिफ्ट कर दें और वो 4 पेड़ की जगह 400 लगा देंगे, हमें उसकी परमिशन दे दी जाए, काम रुका हुआ है। मगर जो यहां का विधायक है, जो दिल्ली सरकार का मंत्री भी है, वो अपने अधिकारियों को बोला कि 4 पेड़ को हटाने की परमिशन नहीं देनी है, ये हॉस्पिटल का काम चालू नहीं होना चाहिए। और 3 साल तक 4 पेड़ हटाने की परमिशन नहीं मिली। उसकी वजह से हॉस्पिटल का काम भी कई महीने रुका रहा। मगर आज ये काम हुआ है, मैं वो सारी बातों पर नहीं जाना चाहता। बहुत सारे व्यक्तियों ने इसके बीच में बाधा डाली, मैं उनकी भी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप हमें जितना सुनाते थे, जितना भी कहते थे, हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती थी, मैं और ज्यादा शक्ति से काम करता था। ये जब शुरू हुआ था तब ये केवल 100 बेड का अनाउंस हुआ था, है कि नहीं? मगर आज ये 183 बेड हो गया है, ये 183 बेड हो गया है। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, जैसे जैसे हमारे क्षेत्रों को इसकी जरूरत पड़ेगी, और मैं फिर कहता हूं किसी की जरूरत ना पड़े, मगर जैसे जैसे पड़ेगी मैं इसको धीरे 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 500 बेड तक लेकर जाऊंगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी संख्या में आए और यहां पे आज हमने इसको औपचारिक उद्घाटन किया है। क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए आप में से सब लोगों को स्टेज पर नहीं बिठा सकते। अगर वैसा कार्यक्रम होता तो स्टेज पे ज्यादा लोग होते, नीचे कम होते। मगर ये औपचारिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल की आप सबको बधाई देता हूं, दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं कि पिछले 20 सालों में दिल्ली में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं बना। अगर बना है तो ये आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। अब मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री महोदय जी डॉक्टर मनसुख मांडविया से कि वे अपने अपार अनुभवों व प्रेरणादायक शब्दों से उपस्थित महानुभावों को अनुग्रहित करें। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। आरएसटीसी अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित इस विस्तार के लोकप्रिय सांसद
आदरणीय प्रवेश वर्मा जी, मंच पर उपस्थित कौशल्या जी, प्रवेश जी हमारे सांसद है, हमारा मित्र है, लेकिन यहाँ आज़ाद सिंह जी भी उपस्थित है, जिसके चुनाव में मैं 1 महीने तक रुका था। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, युवा दोस्तों और पत्रकार मित्रों, आज हमने 100 करोड़ रुपए के खर्च से बनी 183 बेड की अस्पताल का नजफगढ़ की जनता के लिए लोकार्पण किया। 70 गांव, 70 विलेज और 15 लाख की जनसंख्या के लिए मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य का मंदिर है। दोस्तों, दुनिया और हिंदुस्तान दोनों के बीच में स्वास्थ्य क्षेत्र को देखना, उसमें अलग अलग रवैया होता है। हम भारतीय लोग हैं, हम अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र को मंदिर माने तो उसमें काम करने वाले व्यक्ति यानी कि डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक स्टाफ एक मंदिर के पुजारी के रूप में काम करता है। तो ईश्वर कौन है? हमारे देश में हर दर्दी वो ईश्वर का स्वरूप होता है। ईश्वर के रूप में डॉक्टर उसकी सेवा करता है, उसको स्वस्थ करता है और स्वस्थ होने के बाद वो अपने परिवार में अपने घर पे लौटते हैं। तब वो जहां भी गया हो वहां से एक डॉक्टर को दुआ देता है, कभी ये मंदिर को भूलता नहीं है। हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ने, ये हॉस्पिटल ने, ये डॉक्टर साहब ने हमें जीवन दिया है, हम जब बीमार थे तब मेरा इलाज किया है, हम उसके प्रति कृतज्ञता भाव से देखते हैं। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। जब कोई भी देश समृद्ध राष्ट्र तब बन सकता है जब देश के नागरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है और स्वस्थ राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। जब समृद्ध राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्री की कल्पना करते हैं तब पहली प्राथमिकता होती है देश के नागरिक स्वस्थ हो। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा टोटल में सोचते हैं। टोकन में तो बहुत लोगों ने सोचा होगा। हमारे प्रवेश भाई यहाँ कहते थे चुनाव आए और शिलान्यास कर देना, वो तो राजनीतिक परंपरा भूतकाल में थी ही, लेकिन जब चुनाव आए तब सोचना, केवल चुनाव के लिए ही सोचना, केवल इलेक्शन जीतने के लिए ही कार्यक्रम बनाना, ये मोदी जी की रीति नीति पद्धति नहीं है। मोदी जी ने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सर्वग्राही दृष्टि से हेल्थ सेक्टर को देखा। नहीं केवल अस्पताल चालू किया, लेकिन अस्पताल के साथ मोदी जी चाहते तो इलेक्शन के पहले हम देश में इतना प्राथमिक आरोग्य केंद्र खोलेंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे, इतने अस्पताल बनाएंगे। इतना नहीं कहा, उन्होंने काम करना चालू करा। पहले मोदी जी ने तय किया कि 5 से 6 हजार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए दूर सुदूर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में 1,70,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुला है। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो खुल गया, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर चाहिए, इसलिए
हमें एमबीबीएस की सीट बढ़ानी चाहिए। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज आजादी से लेकर 70 साल तक, यानी कि 2014 तक देश में एमबीबीएस की सीट 54,000 थी। केवल 9 साल में वो डबल होके 1,07,000 एमबीबीएस की सीट हो गई। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट जो एमबीबीएस होना चाहते थे, मेडिकल ग्रेजुएट होना चाहते थे, उसको चाइना जाना पड़ता था, उसको फिलीपाइंस जाना पड़ता था, उसको रशिया जाना पड़ता था, उसको यूक्रेन के वॉर के समय में हमने देखा 20,000 विद्यार्थियों को हमें वापस लाना पड़ा। वो एमबीबीएस के एजुकेशन के लिए वहां गए थे। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे देश के युवाओं को मेडिकल एजुकेशन के लिए देश में ही अपॉर्चुनिटी मिले और देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए डॉक्टर भी मिले। इसलिए हमने 1,07,000 एमबीबीएस की सीट कर दी। पीजी की सीट डबल, मेडिकल कॉलेज 350 थी, आज 707 है, डबल। दोस्तों, एमबीबीएस की सीट डबल, पीजी की सीट डबल, मेडिकल कॉलेज डबल, ताकि देश में डॉक्टर की उपलब्धता रहे। देश में डॉक्टर मिल गए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू हो गया और उसको आगे टर्शरी केयर की आवश्यकता होती है। यहां प्रवेश भाई बता रहे थे कि कोई उत्तम सारवार के लिए, ऑपरेशन के लिए या तो कोई बड़ा इलाज के लिए हमें दिल्ली जाना पड़े, हमें एम्स में जाना पड़ता है। टर्शरी केयर की सुविधा, टर्शरी केयर की हॉस्पिटल उपलब्ध हो। देश में 22 नई एम्स बनाई जा रही है, 22 एम्स, हर राज्य में एम्स। एम्स में ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशन का इलाज मरीज को वहां से ही हो जाए। अरे मैं थोड़े दिन पहले यहां झज्जर में, हरियाणा में झज्जर में एम्स का एक कैंसर सेंटर ओपन किया गया है। एक कैंसर सेंटर की मुलाकात के लिए मैं जा रहा था। रास्ता में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आया। मैंने बताया नहीं था कि मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मैंने बोर्ड देखा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रुको, मुझे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जाना था। मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में गया। वहां डॉक्टर साहब एक गरीब मरीज को देख रहे थे। सामने एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर से वो पीजीआई चंडीगढ़ के एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जुड़े थे और वो डॉक्टर साहब और वहां के डॉक्टर से बात कर रहे थे कि मेरे साइड में पेशेंट है, उसको इस टाइप का प्रॉब्लम है। वहां के डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भी उससे बात करना चाहता हूं, जरा बात करवा दो मुझे। उन्होंने थोड़ा कंप्यूटर मोड़ा और पेशेंट के साथ, गांव के गरीब पेशेंट, मजदूरी करने वाला पेशेंट, परिवार में मजदूरी करके अपना गुजरान चलाने वाला पेशेंट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के, गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उसको कंसल्टिंग दे रहा था और मैं वहां चुपचाप पीछे खड़ा रह गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा किस टाइप की मेडिसिन लिख दो, 1 सप्ताह के बाद मुझे फिर से टेली कंसल्टेशन करा देना। 1,70,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को टेली कंसल्टेशन से एम्स और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के साथ जोड़ दिया, ताकि गरीब व्यक्ति को खर्च करके बड़ी हॉस्पिटल में जाए उसके पहले यहां ही उसको मार्गदर्शन मिल जाए, वहां ही कंसल्टेशन मिल जाए। दोस्तों, डेली 2 से 2.5 लाख टेली कंसल्टेशन हो रहा है, हमारे गरीब मरीज की सेवा हो रही है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ मोदी गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, वो अमीर के यहां भी आती है, गरीब के यहां भी आती है। अमीर व्यक्ति के यहां बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है,
वो आसानी से अस्पताल में चले जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, दूर गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाते हैं, लेकिन कोई गरीब परिवार के यहाँ बीमारी आ जाती है और जब डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि उसको वाल्व का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और पीछे से बोलेगा कि 5 लाख का खर्च होगा। जब 5 लाख की बात होती है ना, हर दिन मजदूरी करके कमाई करके अपना गुजरान चलाने वाला परिवार, बच्चे की पढ़ाई के लिए एक एक रुपया बचाने वाला परिवार, अपने घर को चलाने के लिए कर कसर से जीवन गुजारने वाला परिवार, उसके पार बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। उसको मन में होता है कि मैं 5 लाख का खर्च करूं या मेरे बच्चे को पढ़ाऊं या मेरी बेटी युवान हुई है उसकी शादी के लिए मैंने 5-7 साल से थोड़ी थोड़ी बचत करके 5 लाख रुपया बचाया है। ऐसी कई परिस्थिति मैंने देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी। ऐसी परिस्थिति में कर का मुखिया वो बोल देता है कि मुझे घर पे ले जाओ, मुझे इलाज नहीं कराना है, और उसके परिवारजनों को पता चलता है, परिवारजन कोई शाहूकार के यहाँ से भी पैसा ले आता है लेकिन अपने स्वजन का इलाज कराता है और वो खर्च से बचे, गरीब परिवार का इलाज हो जाए। दोस्तों, आज से 10 साल पहले अमेरिका में ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे और ओबामा ने अमेरिका में 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए एक योजना बनाई। सारी दुनिया में ओबामा केयर योजना के नाम से ये योजना पॉपुलर हुई। आपका और मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की योजना बनाई। 5 लाख रुपए तक का खर्च। कोई भी ऑपरेशन करना है, आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं, आप सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट अस्पताल में भी जा सकते हैं। और ये आयुष्मान भारत योजना की ताकत है, जिस अपोलो अस्पताल में एक अमीर परिवार का इलाज चलता हो, वो ही अपोलो अस्पताल में उसके साइड के बेड में मेरे नजफगढ़ के एक गरीब परिवार के व्यक्ति का भी इलाज आज संभव हो गया है। दोस्तों, सरकार का काम यह होता है, जनता लक्षित सरकार किसको कहा जाता है, गरीबों की सरकार का क्या काम होता है। दोस्तों, भाषण तो सब लोग करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट निकालने वाले तो कई सरकार आपने देखी होगी, शिलान्यास करके चले जाने वाली कई सरकार आपने देखी होगी। चुनाव आने तक या तो चुनाव आने के मौके पर बड़े बड़े भाषण देने वाले कई नेता आपने देखा होगा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी है जो कहते हैं वो करते हैं और नहीं कहते वो भी करते हैं। आप और मैंने सबने देश में कोविड क्राइसिस देखी, सारा विश्व में कोविड की महामारी चली और कोविड की महामारी में मुझे पता, एक दिन प्रधानमंत्री जी देश के वैज्ञानिक लोगों की मीटिंग ले रहे थे और ये मीटिंग में मोदी जी ने कहा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे, और तब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कहा था कि कोविड के सामने लड़ना बहुत मुश्किल है, ये अननोन वायरस है, ये आगे बढ़ के कैसा बिहेवियर करेगा दुनिया के कोई वैज्ञानिक को पता नहीं है, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है, उसका वैक्सीन बन जाए। और देश का इतिहास तो यही था कि विश्व में कोई कंट्री में वैक्सीन का रिसर्च हो, रिसर्च होने के बाद ये वैक्सीन मिनिमम 8 साल में और मैक्सिमम 15 साल में हिंदुस्तान में आते थे। जो यही स्थिति कोविड का वैक्सीन की हुई होती तो देश की क्या स्थिति हुई होगी।
दोस्तों, एक इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त देश के वैज्ञानिकों को कहा था कि क्या आप वैक्सीन का रिसर्च कर सकते हैं, और तब मोदी जी ने कहा कि निष्फलता मेरी और सफलता मेरे वैज्ञानिकों की, आपको कोई संसाधन की कमी नहीं होगी, आप वैक्सीन का रिसर्च करो। देश वैक्सीन के रिसर्च के लिए हमारा वैज्ञानिक चल पड़े, और यही देश, यहां ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। ये देश अपार शक्ति वाला देश है, अपार संसाधन वाला देश है। सवाल केवल इतना था, उसको अवसर मिले, उसको अपॉर्चुनिटी मिले, उसका कोई पीठ थाबड़ने वाला मिले। मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज 20 दिसंबर 2020 में लगा था, और 16 जनवरी 2021 यानी कि 1 महीने के बाद ये मेरे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ वैक्सीन, भारत की ही कंपनियों ने बनाया हुआ वैक्सीन का पहला डोज लगाने के लिए हम सक्षम हो गए थे। ये हमारे देश की क्षमता का उदाहरण है। और एक क्षमता को देखते हुए मोदी जी ने कोविड के सामने लड़ाई लड़ी, और एक कोविड के सामने सफलतापूर्वक लड़ाई में देश के सभी नागरिकों को, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन दिया गया। देश के 220 करोड़ डोज लगाने वाला विश्व में कोई देश है तो ये देश का नाम हिंदुस्तान है दोस्तों। और पहले जब कोविड की शुरुआत में मैं दुनिया के साथ बात करता था तो दुनिया को चिंता थी कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत कोविड के सामने कैसे लड़ेगा, और वो चिंतित थे। लेकिन मैं जनवरी 2023 यानी कि लास्ट जनवरी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस गया, और उस वक्त मेरी मुलाकात, मेरी मीटिंग तय हुई थी बिल गेट्स के साथ। बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी माना जाता है। 2-3 कंट्री की क्षमता हो, या तो उतनी 2-3 कंट्री की वर्थ हो, इतनी वर्थ, इतनी जीडीपी केवल बिल गेट्स फाउंडेशन की है। ऐसे बिल गेट्स विश्व में हेल्थ के लिए काम करते हैं। मेरी उसके साथ जब मीटिंग हुई, हम भारतीय हैं, कोई हमको मिलने के लिए आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम खड़े होते हैं, गेट तक लेने के लिए जाते हैं। मैं बिल गेट्स को खड़ा होके उसको लेने के लिए गया और उसके साथ हैंडशेक किया। जब मैंने बिल गेट्स के साथ हैंडशेक किया तब उसका पहला सेंटेंस था, पहला वाक्य था, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। मैं भारत को अभिनंदन करता हूं, आपने देश में एक अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई और बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया। ये दोस्तों हिंदुस्तान की शक्ति का प्रतीक है। वैसे ही हेल्थ सेक्टर में आने वाले दिनों में सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिले, देश के कोई नागरिक के यहाँ बिना स्वास्थ्य सुविधा से उसके परिवार में मृत्यु की नौबत ना आए, उसके लिए ऐसी कई अस्पताल का प्रारंभ किया गया है। आज 100 करोड़ रुपए के खर्च से बनी हुई इस अस्पताल खास करके महिलाओं के लिए, शिशु स्वास्थ्य के लिए इस क्षेत्र में महत्व की भूमिका अदा करेगा। आने वाले दिनों में इस अस्पताल को और सशक्त किया जाएगा ताकि नागरिकों के लिए अच्छी हेल्थ सुविधा प्राप्त हो। आप सब लोगों ने जिस तरह से हमारा उमंग से स्वागत किया, उत्साह से स्वागत किया, हमारा उत्साह भी बढ़ा है। मेरी टीम का, सभी ऑफिसर्स का भी उत्साह बढ़ा है। हम उत्साह से काम करके उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं हमारे साथी सांसद प्रवेश भाई को अभिनंदन देना चाहूँगा। दोस्तों, ऐसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए, काम के पीछे लगे रहे। लगभग 7 से 8 टाइम, 6 to 7 टाइम वो मेरी ऑफिस आए हैं
और बार बार कहते हैं अभी काम यहाँ रुका हुआ है, अभी काम उसको ऐसे आगे बढ़ाइए, उसका इनॉग्रेशन में आइए। और यहाँ इनॉग्रेशन में लाने का उद्देश्य तो मैं रास्ते में मुझे पता चला, उसके मन में ये था कि मैं मंत्री जी को ले जाऊंगा, पहले उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आज 4 बजे मेरे ऑफिस में आके बैठ गए कि मंत्री जी मैं आपके साथ में चलूंगा। और मेरी गाड़ी में बैठ के कहा कि मंत्री जी रास्ते में भी एक छोटा सा कैंपस है, वो आपको जरा देखना है। वो मुझे देखने के लिए ले गया। यहाँ एक अस्पताल बन गए और दूसरी अस्पताल बने, उसके लिए उन्होंने विचार रख दिया। दोस्तों, ऐसे जनप्रतिनिधि को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से आए हुए आप सारे अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में आपका धन्यवाद करता हूं और एक बार चाहता हूं कि जरा यहाँ की डायरेक्टर मैडम कौशल्या जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। वो कितना अच्छा काम कर रही हैं और मैं चाहता हूं आप उनको सहयोग कीजिएगा। यहाँ पर एक बार हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और हमारे निगम पार्षद मास्टर आजाद सिंह जी जरा स्टेज पर आ जाइए। एक बार आप भी स्वागत कर दें हमारे सारे। आ जाइए, आ जाइए। आगे भाई साहब, आगे आओ ना। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। मैं डॉक्टर जी कौशल्या, डायरेक्टर आरएसटीसी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर जी कौशल्या जी का बारे के प्रधान खजांची मैं करूँगा मुझे पता है। अभी नहीं आप लोग नहीं, मुझे पता है। सिर्फ निगम पार्षद, खाली निगम पार्षद।